आज नीलिमा का रिश्ता पक्का हो गया। उसके चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा था। आज तक जिस लड़के को देखा नहीं, उसके साथ पूरी उम्र रहने का सोचकर ही नीलिमा का मन बेचैन हो गया था। कुछ ही दिनों में नीलिमा की शादी सौरभ से कर दी। सौरभ, जो कि एक बड़े रिटायर फौजी का छोटा बेटा था, जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वही नीलिमा एक छोटे से किसान की बेटी, जिसके पिता ने बहुत ही साधारण रीति रिवाज से नीलिमा की शादी कर दी। विदा होते वक्त माँ ने नीलिमा के कान में एक सीख दी, बेटी, अपने पति परमेश्वर का हर परिस्थिति में साथ निभाना। सौरभ के साथ डोली में बैठी नीलिमा का मन बार बार यही सोचकर परेशान था, क्या ये मुझे पसंद कर लेंगे? पुराने ज़माने में लोग बिना एक दूसरे को देखे शादी के बंधन में बन जाते। उन्हें ईश्वर से ज़्यादा माँ बाप के फैसले पर भरोसा था। सोचते सोचते नीलिमा कब ससुराल पहुँच गई पता ही नहीं चला। पहुँचते ही बड़े प्यार और स्नेह से सास व जेठानियों ने नई बहू का पूरे रीति रिवाजों के साथ गृह प्रवेश करवाया। शाम ढलते ही जेठानियों ने नीलिमा को सुहाग सेज पर बैठाते हुए कहा, देवर जी का इंतजार मत करना, उनके आने का कोई ठिकाना नहीं। एक दूसरे को देखकर हंसती हुई चली जाती है। देर रात सौरभ कमरे में प्रवेश करता है। नीलिमा इतनी बेचैन थी कि एक आहट से ही उठकर बैठ जाती है। सामने एक गहरे सांवले रंग नसीली आंखों वाला लंबा पतला आदमी लड़खड़ाते पैरों से नीलिमा की तरफ चला आ रहा था। आते ही नीलिमा की बाँह पकड़कर नीचे ढकेलते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खाट पर बैठने की? तेरी जगह मेरे पैरों की जूतियों में है। नीलिमा बहुत घबरा गई। उसकी आंखों में सपने शीशे की भांत आंसुओं के साथ टूटकर बिखरने लगे। सौरभ ने जमकर शराब पी रखी थी। नीलिमा जमीन पर ही सहमी हुई सिकुड़कर बैठ गई। कुछ ही पलों में सौरभ ने फिर नीलिमा की बाँह पकड़कर खटिया पर धकेल दिया। भूखे भेड़िए की तरह नीलिमा पर टूट पड़ा। नीलिमा का रोम रोम दर्द हुआ और डर से कांपने लगा। पूरे कमरे में नीलिमा की दर्द भरा क्रंदन गूंज रहा था। इस तरह हर रात सौरभ शराब पीकर नीलिमा के साथ दुर्व्यवहार करता था। नीलिमा की आंखों में वो डर साफ छलकता। नीलिमा की सास ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है नीलिमा, तेरा दर्द, लेकिन मेरी कोख ने राक्षस को पैदा किया है, ये आज पता चल रहा है। उसके कुछ दिनों बाद नीलिमा के ससुर जी का देहांत हो गया। इसके बाद तो सौरभ को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। माँ बाप की सारी जागीर अब सौरभ के नाम थी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे माँ को भी पता चल गया कि सौरभ शराब भी पीता है। एक दिन नीलिमा खेतों में सौरभ के लिए खाना लेकर गई। सौरभ कहीं दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ देखने पर वह एक पेड़ के पीछे था। पास जाकर देखा तो सौरभ के साथ एक औरत थी, जो नीलिमा की मासी के बेटे की बहू थी रिश्ते में। नीलिमा को देख दोनों एकदम से दूर दूर हो गए और औरत का नाम नर्मता था। नीलिमा को देखते ही वो शर्म के मारे नजरें नीचे कर लेती है। उसे देखकर नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए नर्मता से कहने लगी, भाभी छी, इस शब्द से भी नफरत होने लगी है, इतना नीचे गिर जाएंगी। इतने में सौरभ नीलिमा को एक थप्पड़ जड़ देता है। मुंह को दबाते हुए कहता है, चुप कर गंवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई नर्मता से ऐसे बात करने की? ये कहकर जोर से धक्का देता है और कहता है, निकल यहाँ से। नीलिमा चुपचाप अपने घर आकर जोर जोर अपने लड़के को सीने से लगाकर रोती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास आती है। उसके पूछने पर नीलिमा अपनी सास को सब कुछ बता देती है। तब सास इंद्रावती कहती है, आने दे उस कमीने को, मैं बताती हूँ तेरे ससुर जी की इज्जत को कैसे तार तार कर रहा है, और तेरी मासी को भी बताती हूँ अपनी बहू को क्या इतनी छूट दे रही है। नहीं माँ जी, उनको कुछ मत कहना, वो लोग बहुत सीधे हैं, मैं उनसे शांति से बात करूँगा, आप रहने दो। उधर नर्मदा सौरभ को कहती है, अगर हमारे बारे में नीलिमा ने मेरे पति सुदेश को बता दिया तो? अरे तू डर मत मेरी जान,
उस गंवार की इतनी हिम्मत नहीं कि किसी को कुछ कहे। अगर कुछ कह भी दिया तो उसका यकीन कौन करेगा? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि हम कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसा सकते हैं। कब तक यूं छुप कर मिलेंगे? नर्मदा सौरभ से कहती है, अच्छा अच्छा, कल बात करते हैं, अब घर जाना होगा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सौरभ वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचने पर सौरभ की माँ इंद्रावती दरवाजे पर ही गुस्से में लाल मुंह लेकर खड़ी रहती। उसे देखते ही कहती, रुक हरामखोर, तेरे को जरा भी लज्जा नहीं आई? अपने बाप की इज्जत तो रख लेता। सौरभ मासूम सी शकल बनाकर कहता है, क्या बोल रही हो माँ? क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इतना भोला क्यों बन रहा है? बहू ने सब बता दिया, बहुत रो रही थी। अरे माँ, मैंने थोड़ा सा डांट क्या दिया? तेरी बहू तो बस रोने लग जाती है, लेकिन मेरे बारे में वो इतना घटिया बकवास करेगी ये नहीं सोचा था मैंने। तुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? माँ, मेरे अंदर तेरे और पापा के संस्कार हैं। बेचारे इंद्रावती उसकी चिकनी बातों को ही सच मान लेती है। सौरभ अपने कमरे में जाता है और नीलिमा से कहता है, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। अब अगर नर्मदा के पति को कुछ बताया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। दूसरे दिन नर्मदा सौरभ के साथ भागने के लिए कहती है। दोनों प्लान बनाते हैं कि सबके सो जाने के बाद भाग चलेंगे। रात होती है। नर्मदा सभी घर वालों के सोने के बाद सारे गहने और जेवरात लेकर घर से निकल जाती है। दोनों ने सड़क पर मिलने का सोचा था, इसलिए नर्मदा सड़क पर खड़ी हो जाती है। उधर सौरभ तो वहीं शराब में धुत होकर घर जाकर सो जाता है। नर्मदा सुनसान सड़क पर अकेली सौरभ का इंतजार करती है। कुछ समय पश्चात वहां से एक बड़ा सा ट्रक आता है। उसमें 4-5 शराबी बैठे रहते हैं। नर्मदा को अकेला देखकर वो उसके पास ट्रक खड़ा करके बोलते हैं, अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? हम छोड़ दें आपको? उनमें से एक कहता है, नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। नर्मदा कहती, अरे मैडम, हमें उन्होंने ही तो भेजा है, वो अंदर हैं, आप ऊपर आकर देख लो। दूसरा आदमी कहता है। नर्मदा सच मानकर ट्रक पर बैठ जाती है। उसके ऊपर चढ़ते ही ड्राइवर ट्रक को भगा लेता है। नर्मदा चढ़ते ही कहती है, कहाँ है सौरभ? कौन सौरभ मैडम? हम किसी सौरभ को नहीं जानते। उनमें से एक आदमी कहता है। अब नर्मदा डर के मारे पसीना पसीना हो जाती है। वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वह चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो। वो चारों गाड़ी को लेकर जंगल की तरफ ले जाकर और उसके साथ चारों बदसलूकी करते हैं। वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन उस जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। आखिर में वह बेहोश हो जाती है। वो लोग उसके पास के सारे जेवरात ले जाते हैं और उसे नग्न और बेहोशी की अवस्था में सड़क के किनारे छोड़ जाते हैं। उधर नर्मदा का पति सुदेश को जब होश आता है तो सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, अलमारी खुली है, उनमें रखे सारे गहने भी गायब हैं। सुदेश हैरान परेशान अपने माँ बापू को जगाता है। माँ बापू चोर गहनों के साथ नर्मदा को भी ले गए। सब लोग उसे आसपास देखते हैं, लेकिन लोग लाज के डर से दूसरों के घर में जाकर नहीं पूछते हैं। सुदेश तो इसी भ्रम में था कि वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए चोर उसको भी अपने साथ ले गया। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, लेकिन नर्मदा का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद एक आदमी गांव में शोर मचाता हुआ आया कि हमारे गांव की एक औरत बहुत बुरी हालत में सड़क के किनारे मिली है। यह सुनते ही सुदेश के सारे घर वाले दौड़े दौड़े उसे देखने गए तो सब आश्चर्य में पड़ गए। सब लोगों ने जाकर देखा तो नर्मदा नग्न अवस्था में कुछ होश में थी। इसके ही कपड़ों के थैले से किसी ने कपड़ा निकालकर उसके शरीर पर डाल रखा था। सुदेश के घर वाले उसे शहर के अस्पताल ले जाते हैं। उसे कपड़ों का थैला देखकर यकीन हो जाता है कि ये किसी के साथ भागी थी। वह उसे कुछ नहीं पूछता, अस्पताल में भर्ती करवाकर लावारिस बताकर छोड़ आते हैं। उससे सब रिश्ते खत्म कर लेते हैं। उधर सौरभ की नींद खुलने पर उसके भी कानों में खबर पड़ती है। उसकी माँ से कोई औरत बात करते हुए कहती है,
क्या ज़माना आ गया है काकी, घर की बहू होकर ही किसी यार के साथ जा रही थी और उसने उसकी इज्जत भी लूट ली और जेवरात भी रख लिए। ऐसी औरत से तो 7 जन्म में भी पाला न पड़े। ये बात सौरभ के कानों में पड़ते ही हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, कमीनी खुद तो फंसी ही, मेरे को और फंसा गई। डर के मारे उसके हाथ पैर दूजने लगे। यह देख नीलिमा समझ गई कि वो आदमी यही होगा। दौड़ी दौड़ी अपनी मासी के घर गई। मासी, क्या हुआ? भाभी का कुछ पता चला? किसने किया उसके साथ? मासी सर पकड़े बैठी थी, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। क्या बताऊं बेटी, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवा रही थी। मेरे बेटे की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। वो बच्चलन मर गई हमारी तरफ से। उसके लिए इस घर की चौखट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। नीलिमा अपनी मासी के गले लगकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन वो अंदर अंदर से घुटने लगी। अपने पति की वजह से मौसेरे भाई का पूरा घर ही उजड़ गया। ये विचार करते हुए घर आ गई। उसने सोचा, जो आदमी एक औरत की इज्जत के साथ ऐसा कर सकता है वो किसी का सगा नहीं। उसके अंदर जीने की सख्त खत्म होती जा रही थी। इन 2 लोगों की वजह से डर ना जाने और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उस दिन नीलिमा बहुत चिंतित थी। सौरभ की करतूत के लिए खुद को दोषी समझ रही थी। मन ही मन विचार करने लगी कि काश उस पहली रात पर ही मैं उसका विरोध कर लेती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। सायंकाल होने को थी। नीलिमा चूल्हे पर खाना बना रही थी, लेकिन इतनी गहन चिंता में डूबी हुई थी। कभी तवे की रोटी जलती, कभी चूल्हे की आंच देते वक्त हाथ जलता। जैसे तैसे खाना बनाकर सासू जी को परोसकर सोने चली जाती। सासू माँ बोल ही देती, क्या हुआ बहू, अपने लिए थाली क्यों नहीं लगाई? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, वो ही आ जाएं, दोनों साथ खा लेंगे। नीलिमा इतनी दुखी होकर भी सासू माँ को कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं होने देती थी। आज नम्रता से ना मिलने के कारण सौरभ के सर पर भी खून सवार था। आते ही नीलिमा से कहता है, गंवार मेरे लिए खाना नहीं परोसा, क्या कर रही थी इतनी देर? नीलिमा भी गुस्से में रहती है, क्यों आज नहीं आई क्या वो? इतना सुनते ही नीलिमा पर सारे दिन का गुस्सा निकालने लगा। जब पीटने लगता है, टेप रिकॉर्डर में फुल आवाज़ में गाने चला देता है, जिससे नीलिमा की चीखने की आवाज़ दब जाती है। सौरभ अपना गुस्सा निकालकर सो जाता है। उसके सोने के बाद नीलिमा पास के पानी से भरे कुएं में कूद जाती है। सुबह नीलिमा बहुत देर तक नहीं उठती तो उसकी माँ सौरभ की आवाज़ लगाती है, अरे दोनों इतनी गहरी नींद में हो क्या, जो बच्चे की रोने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही? सौरभ बच्चे को गोद में लेकर बाहर आता है। माँ, कहाँ गई तेरी लाडली बहू? इतने में पानी भरने गई पड़ोसन दौड़ी दौड़ी आती है। अरे काकी, नीलिमा की लाश तो कुएं में तैर रही है, लगता है पानी लेने गई तो चक्कर खाकर गिर गई। क्या सौरभ और उसकी माँ दोनों दौड़कर गए तो सच में ही कुएं में तैर रही सौरभ की माँ तो देखते ही बेहोश हो गई और सौरभ लोक दिखावे के लिए जोर जोर से रोता है, अरे मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? नीलिमा के मायके वाले आते हैं। नीलिमा की माँ तो सौरभ को ही उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है और लल्ला को अपने साथ ही ले जाती। वो भी 1 साल का ही था। सौरभ को तो तनिक भी दुख नहीं था, लेकिन उसकी विधवा माँ का तो जीना मुश्किल हो गया था। वह अपने पोते के बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए अपने भाई से कहकर सौरभ के लिए दूसरी शादी करके बहू भी घर ले आई। महक नाम था उसका। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए उसके बदले खूब सारे पैसे लिए सौरभ से। सौरभ के लिए तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं थी। सभी बड़े बूढ़ों के कहने पर नीलिमा की माँ ने बच्चे को सौरभ के पास वापस भेज दिया। घर का सारा काम महक कर लेती और बच्चों को सासू माँ संभाल लेती। अब सौरभ को ये डर सताने लगा कि महक किसी और के साथ चक्कर न चला ले, इसलिए वह उसे कहीं बाहर भी नहीं निकलने देता, क्योंकि एक तो वह कम उम्र में भी कम थी, ऊपर से उसकी सुंदरता दिन दिन बढ़ती जा रही थी। सौरभ सारा काम छोड़कर बस उसके पीछे ही रहता। मायके में भी 1 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता, चूँकि सौरभ देखने में
बहुत भद्दा था, इसलिए जब वो महक के साथ गुजरता तो लोग कहते, अरे यार कालिए की किस्मत तो चमक गई रे। भाइयों, बस यह सुनते ही महक के साथ भी मारपीट करने लगता। समय बीतने लगा। नीलिमा का लल्ला अनुराग अब पूरे 17 साल का हो गया। वह पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था। उसके बड़े पापा के लड़के के साथ उसका जीरो लभी कम उम्र में ही शादी कर दी। सौरभ जब भी महक को मारता अनुराग उसके सामने आ जाता, क्योंकि अपने दम पर खेती बाड़ी के मेहनत करके एक अलग बिजनेस शुरू कर लिया था। सौरभ और महक के भी 2 लड़कियां प्रीतु और सुमन थी और एक लड़का राहुल था। वह अपनी बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब सौरभ को अनुराग ना ज़्यादा दारू पीने देता और ना महक को मारने देता। एक दिन महक के भाई की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह सौरभ को बिना पूछे अनुराग के साथ मिलने चली गई। शाम को जब वह नहीं आई तो सौरभ ने लड़कियों से पूछा कि मम्मी कहाँ गई। उन्होंने बता दिया कि भैया के साथ मामा जी से मिलने गई हैं। यह सुनते ही आग बबूला हो गया। दूसरे दिन अनुराग महक को छोड़कर कहीं बाहर काम से गया तो सौरभ पहले तो उसकी खूब मार पिटाई के बाद कहीं दूर जंगल में ले जाकर उसका गला काटकर उसकी लाश को भी जला दिया और घर आ गया। अनुराग जब घर आए तो उसे मम्मी नहीं दिखी तो दादी से पूछा। दादी ने कहा, तुम्हारे साथ ही तो गए थे। अब अनुराग ने चारों तरफ गाड़ी लगा दी उसे ढूंढने के लिए। दिन रात एक कर दिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। चलता भी कैसे? अपने गांव से कोसों दूर किसी जंगल में थी वो। आखिर में उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ दिनों बाद पुलिस ढूंढती हुई उस जंगल में गई। देखा तो कुछ कंकाल मिले। पुलिस ने उनका डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो महक ही है। अनुराग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बाप इतनी घटिया हरकत करेगा। महक का लड़का राहुल अभी 2 साल का ही था। आखिर पुलिस सौरभ तक पहुंच ही गई। आज भी सौरभ सलाखों के पीछे है। अनुराग अपनी दादी के साथ साथ छोटे बहन भाइयों का भी ध्यान रखता, अपनी पत्नी के साथ